नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में ईंट भट्टा निर्माता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से विक्रम राणा को नया जिलाध्यक्ष और देवेंद्र यादव को महामंत्री निर्वाचित किया गया। बैठक छपरौली रोड स्थित कुमार भट्टा कंपनी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक विक्रम सिंह ने की, जबकि संचालन मनोज यादव ने संभाला। इस अवसर पर वक्ताओं ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया और CQM द्वारा 1 महीने तक कोयला उपयोग में वैकल्पिक छूट देने की सराहना की। उन्होंने बिना जांच किए श्रमिक उत्पीड़न के नाम पर की जाने वाली कार्रवाई का विरोध भी किया। बैठक में मौसम और ईंधन की महंगाई के मद्देनजर सभी भट्टा मालिकों से अपनी ईंटों का उचित दाम पर बेचने का सर्वसम्मति से आह्वान किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विक्रम राणा ने सभी भट्टा मालिकों से एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कोयले के निर्यात और सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, विनय कप्तान, रणवीर सिंह, संजीव कुमार, जयवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, कलाचंद पहलवान, शिव कुमार, राजीव, जितेंद्र रति, भूपेंद्र सिंह और राहुल चौधरी सहित कई सदस्य मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। विक्रम राणा, जिलाध्यक्ष बागपत ईंट निर्माता समिति जनपद बागपत। आज सीजन आरंभ हुआ है। बहुत भयंकर समस्या एक बंधुआ श्रमिक के नाम पे एक हर भट्टे को उत्पीड़न की है जी। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी इजराइल और ईरान अमेरिका युद्ध के बाद में ईंधन की बहुत बड़ी समस्या और एग्रीकल्चर रेड्यूज की उपलब्धता नहीं थी जी। और आज उस पर कोयले के ईंधन पे भी विचार करने के लिए एक बैठक, एक हमारे यहाँ जो ये हैं भाई, जो हमारी अपनी जो लोकल समस्याएं हैं उन्हीं पर सब विचार करने के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई। ये रणनीति तो यही है जाके भाई हम सब लोग सामूहिक रूप से भाई श्रमिक कल्याण के लिए और श्रमिकों का जो एक जो षड्यंत्र के तहत एक स्वतंत्र कार्य ने गिरोह बना के गिरोहबंदी से जो भट्टे वालों का उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के खिलाफ हम एक योजना बनाए और उस उत्पीड़न को रोकें। सरकार से क्या मांग करते हो? हमारी सरकार से मांग है, सरकार ने आज जो कोयले से NCR में CQM ने एक आज जो बैन हटा एक माह की राहत दी है, उसके लिए हम इस सभा के माध्यम से CQM और भारत सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। भट्टे संबंधी लेबर समस्या है भट्टों में कुछ, जैसे कोयले वाली की समस्या हमारे यहाँ तोड़े की समस्या आ रही है, लेबर की समस्या आ रही है, अधिकारी द्वारा समस्या आ रही है, खनन वाले परेशान करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपस में हम बैठ के बात कर रहे हैं। इसमें अगर हमें क्या निर्णय होगा उस पर। कोयला बहुत भट्टे पे और क्या फर्क है? कायदे में तो हमारे यहाँ NCR और भट्टा पे कोयला बैन है। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि कोयले से 1 महीने के लिए बैन हट गया है, लेकिन तेजी बहुत आ गई, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि उसे क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है। विचार विमर्श के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी निर्णय होगा साहब। विक्रम राणा। वहीं अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पड़ोसी युवक पर युवती की हत्या करने के बाद खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने का आरोप है। युवती का शव गांव के एक खंडर में नग्न अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवती का शव नगला पूसा गांव के एक खंडर में मिला। परिजनों का आरोप है कि पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर युवती के कपड़े फटे हुए मिले और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत एकत्रित किए। वहीं आरोपी युवक का शव भदेसी पला रेलवे ट्रैक पर मिला। बताया जा रहा है कि युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल अकबराबाद थाना और गांधी पार्क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल मेरी बहन ने स्टोर पर मेडिकल स्टोर पर गई दवा लेने, वहाँ से 12-1 बजे के टाइम पे लापता। हमको फोन गया शाम को, हम 5:30 बजे काम पे थे, वहाँ पे आए। फिर हमने अकबराबाद थाने गए, वहाँ पर जाकर तहरीर दी कि हमारी बहन ऐसे इतने टाइम से घर पर नहीं आई, गले में कपड़ा घुसकर और नाल का गला दबा दिया। ये हमारी लड़की है, बेटी है। हाँ। क्या नाम है इनका? क्या नाम? बंदरा। बंदरा। क्या उम्र होगी? उम्र हुई ऐसी 19 साल 19-20 साल की। शादी हो गई? शादी तय कर आई, अगले महीना में शादी। तो कैसे क्या हुआ इनका? दवा ले जा रही वहाँ डॉक्टर पे, तो गेला में तो लिवा लेगो, गेला में तो खींच लेगो। 2-3 लोग आए होंगे संग, एक तो ले जाओ ले जा पाओ ना, दोबारा निकालिए, वो हम कपड़ा भरो और फांसी लगाइए। अवगत कराना है कि कल दिनांक 13/3/2026 को नगला पूसा थाना आकराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में पड़ोसी युवक शशि कपूर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवाया था।
उक्त अभियोग में नामजद शशि कपूर द्वारा कल भदेसी पाठक के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या से पूर्व युवक द्वारा अपने भाई को फोन कर यह बताया गया था कि युवती की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आज युवती का शव गांव के ही एक परित्यक्त मकान में मिला है। दोनों बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। वहीं अंबेडकर नगर जिले के राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा नीलगाय को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से नीलगाय की मौत होने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का आरोप है कि युवक ने नीलगाय को मारकर खाने की नीयत से उस पर गोली चलाई। घटना के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक बंदूक लेकर नीलगाय के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आरोपी युवक की तरफ से इस तरह की हरकत पहले भी कई बार की जा चुकी है और हर हफ्ते इस तरह की घटनाओं की चर्चा होती रहती है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर में एक शादी समारोह के दौरान युवक की खतरनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। समारोह के बीच एक युवक द्वारा खुलेआम असला लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहां लोग खुशी के माहौल में कार्यक्रम में शामिल थे। इसी दौरान अचानक युवक ने असला निकालकर लहराना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बदायूं में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। 6 सड़का सब्जी मंडी के पास स्थित ज्योति गारमेंट्स, दीपक कलेक्शन और एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 10 बजे लगी आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई और तेज हवा के झोंकों के कारण आसपास की दुकानों तक फैलने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी खत्म हो गया, जिसके बाद गाड़ियां दोबारा पानी लेने गई और लौटकर फिर से आग बुझाने में जुट गई। इसके अलावा नगर पालिका से पानी के टैंकर भी मंगवाए गए। आग पर काबू पाने के लिए दुकान को बाहर से तोड़ने के लिए बुलडोजर भी मौके पर बुलाया गया। इसी बीच दोपहर करीब 12 बजे हल्की बारिश होने से आग बुझाने का काम कुछ समय प्रभावित भी हुआ। भीषण आग की इस घटना में ज्योति गारमेंट्स और दीपक कलेक्शन की दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। वहीं बागपत के बड़ौत में यूजीसी कानून को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक कोताना रोड स्थित दीपक शर्मा का फार्म हाउस पर संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और युवाओं ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने यूजीसी कानून के प्रावधानों पर चिंता जताई और कहा कि ये कानून शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर असर डाल सकता है। उपस्थित लोगों ने सरकार से मांग की कि कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए और समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित किया जाए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय से पहले छात्रों, शिक्षकों और समाज के प्रतिनिधियों की राय लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। बैठक में सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि अगर आवश्यक हुआ तो इस विषय को लेकर आगे जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर राधेश्याम शर्मा, दीपक शर्मा, आदित्य भारद्वाज, प्रवीण शर्मा, राजपाल शर्मा, नीरज वत्स, प्रदीप शर्मा, सक्षम पंडित सहित कई गणमान्य लोग और समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भाई पत्रकार बंधु, बैठक का उद्देश्य ये है कि मैं एडवोकेट हूं। अगर मेरे ऊपर कोई ऑफेंस है तो प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई करे, प्रशासन बिल्कुल गिरफ्तार करे। अगर कोई ऑफेंस नहीं है और मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूं और मैं आमंत्रित हूं, तो एडिशनल साहब या तमाम पुलिस टीम, जो कल 10, 15, 20, 25 पुलिस वाले मेरे पीछे लगाए गए और मुझे 2.5 घंटे तक नजरबंद किया गया, जिस संस्था से, जिस धार्मिक स्थान से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं 15 साल, और वहां मुझे 2.5 घंटे नजरबंद करके रखा गया, तो आगे से ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये भी कहना कि मोबाइल सर्विलांस पर ना लगावें। हम कहीं जा रहे, कहीं कर रहे, हम कोई आतंकवादी नहीं है जो आपने हमारे मोबाइल सर्विलांस लगा रखे, या हम कहीं जा रहे वहीं हमें खोजती हुई पुलिस आ जा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। रही दूसरी बात, मैं और आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब हमारे समाज के लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को बागपत में ना बुलाओ,
बड़ौत में ना बुलाओ, आगे छेड़खानी बंद कर दो, वरना कलेक्ट्रेट में भी आंदोलन हो जाएगा और बड़ौत तहसील में 50,000 आदमी जुटने का काम हो जाएगा। इसे यूजीसी एक्ट तो 19 तारीख में खत्म होने वाला। भाई पत्रकार बंधु बैठक। बड़ौत में यूजीसी कानून पर सर्व समाज की बैठक हुई। शिक्षकों और युवाओं ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। तो सरकार से कानून पर पुनर्विचार की मांग की गई। आगे जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ौत में इस सर्व समाज की बैठक हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling station shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs. In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number. Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app, which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Night, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner.
In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course, the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently. In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state-level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field-level beneficiaries, that is booth-level officers, EROs, DEOs, during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. These slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient and consultative in its approach to ensure that the experience of election is much, much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries. Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement-free and violence-free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May.
All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है, एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू सर। दिस साइड हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, sir, when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list?
नीरज। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर मैं अश्विन कुमार सिंह एनडीटीवी से। सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपये का मानदेय बढ़ाया है पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? सर First of all, I'd like to make clear that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the